हेलो दोस्तों, चलो बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी में नेट और गेट के क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए। चलो वीडियो पॉज करके पहला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। नेट जून 19 का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। जून 19 का है, 2019 का है। द रिएक्शन ऑफ स्टाइरिन विथ HBr गिव्स ए मिक्सचर ऑफ रिजियो आइसोमर। स्टाइरिन की रिएक्शन करवानी है HBr के साथ, आपको दो आइसोमर मिलेंगे। वो रिजियो आइसोमर होंगे, एक माइनर होगा एक मेजर होगा। उसके आपको इंटेंसिटी के दी हुई है, डेल्टा ppm भी दी हुई है। आपको बताना है उसका मोलर रेशियो बताना है। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए। चलो अब हम सोल्व करते हैं। आप सब लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई तो की होगी ना। चलो इसको अभी मैं जाने देता हूँ ना। अभी तो हमें क्या बात करनी है, देखो भैया, पहले आपको लिख लेना है। यदि लिख नहीं लोगे ना तो मैं इसको हटा दूंगा। अभी हटा दूंगा तो आपको दिक्कत होगी। पहले लिख लो ताकि आपको जब मैं बोलूँ तब आपको सामने हो तो मजा आएगा। मैं इसको इधर जाने देता हूँ। इन्होंने कहा है स्टाइरिन की रिएक्शन करवाओ, तो पहले कुछ करना नहीं है, स्टाइरिन की रिएक्शन करवा देते हैं ना। स्टाइरिन की रिएक्शन करवा देते हैं। तो स्टाइरिन का स्ट्रक्चर भी आप सब लोग जानते हैं। ये रहा हमारा स्टाइरिन। उसकी रिएक्शन करवानी है HBr के साथ। किसकी रिएक्शन करवानी है? स्टाइरिन की HBr के साथ। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टाइरिन का जो ये पाई बॉन्ड है ना, बाहर वाला पाई बॉन्ड, वो बेंजीन रिंग के लिए दोनों इफेक्ट पॉसिबल है। इसमें +R इफेक्ट भी पॉसिबल है, -R इफेक्ट भी पॉसिबल है। तो कैसे? तो कि भैया ऐसे दो प्रोबेबिलिटी मैं इधर समझा देता हूँ, फिर लिखते हैं। मान लीजिए ये पाई बॉन्ड इस तरफ रेजोनेंस करेगा, यानी कि किस तरफ? बेंजीन रिंग को +R इफेक्ट देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। चलो रेजोनेंस करवा देते हैं ना, हम रेजोनेंस करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और HBr में आप जानते हैं ना, HBr में जानते हैं भैया क्या? नेगेटिव चार्ज है तो इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, Br को रिमूव कर देगा यहाँ, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएगा। दूसरी बात, चलो ये बात समझ में आ गई। या तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, यदि आपको ऐसा बोल दे, चलो एक प्रोबेबिलिटी ऐसी आएगी ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। दूसरी प्रोबेबिलिटी कौन सी आएगी? दूसरी प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। यही बात आएगी ना। ये दो प्रोबेबिलिटी है रेजोनेंस होके। तो कौन सी मेजर माइनर है वो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होगा? अरे कुछ ऐसा होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे HBr पे हाइड्रोजन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इधर ऐसा होगा ना। चलो देखते हैं कैसा होगा। HBr ऐसा है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, Br खुद के इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव, तो एक आइसोमर ऐसा बन जाएगा। अरे हाँ ना, यहाँ से अटैक करवाया ना, यहाँ से अटैक करवाया तो यहाँ पे केटायन जनरेट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यानी कि यहाँ क्या बन गया? CH3 बन गया। यहाँ पे बन गया CH3। यहाँ पे जैसे ही केटायन आएगा वहाँ पे Br अटैच हो जाएगा। तो ये पहला आइसोमर आपको समझ आ गया भैया, ये पहला आइसोमर। चलो अब मैं जनरल रिएक्शन ही लिखता हूँ, HBr, ये पहला आइसोमर। प्लस दूसरी प्रोबेबिलिटी कौन सी है? दूसरी प्रोबेबिलिटी तो कि भैया एक Br यहाँ जुड़ेगा, Br यहाँ जुड़ेगा। ये दो प्रोबेबिलिटी हो गई। यस और नो? अरे यस भैया यस। चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, बड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पे Br, ये दो आइसोमर मिलेंगे, इतनी बात खत्म हो गई। अब इसमें उन्होंने प्रोटॉन की इंटेंसिटी दी हुई है, तो आइए देखते हैं प्रोटॉन की इंटेंसिटी। पहले तो ये मेजर माइनर बता दो मुझे, मेजर माइनर कौन सा आएगा? ये है हमारा मेजर और ये है माइनर। क्यों भैया ऐसे? क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाओगे, मैंने ऐसे, चलो ये
न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे समझाता हूँ आपको, इधर ध्यान देना। प्रोडक्ट ए मेजर क्यू है HBr, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऐसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, -R इफेक्ट लगी, कौन सी -R, बेंजीन रिंग में -R विड्रॉइंग इफेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, केटायन जनरेट हो जाएगा। अरे हाँ ना बता देना, ये पाई बॉन्ड बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे केटायन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे तो 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे जैसे ही केटायन आया Br माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा, तो ये आपका बन गया पहला आइसोमर, पहला ए आइसोमर बना ना। अब ये बेंजाइलिक केटायन बना, कौन सा, बेंजाइलिक केटायन बना है। तो बेंजाइलिक केटायन मोर स्टेबल होता है, ये आप जानते हैं। बेंजाइलिक केटायन क्या होता है, मोर स्टेबल। तो उसमें दूसरा आइसोमर में जो केटायन बनेगा ना वो प्राइमरी केटायन बनेगा, कौन सा, प्राइमरी। तो बेंजाइलिक और प्राइमरी में मोर स्टेबल कौन है, बेंजाइलिक। तो जो केटायन मोर स्टेबल है वो प्रोडक्ट आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। तो ये ए वाली प्रोडक्ट आपकी मेजर प्रोडक्ट है भैया। इतनी बात तो समझ गए ना आप। चलो अब मैं क्या बात करता हूँ, इसमें उन्होंने हमें सिग्नल दिए हुए हैं, देखो तो भैया, देखो उन्होंने 4 सिग्नल ही दिए हुए हैं। कौन से 4, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 5.17, 3.53, 3.15 एंड 2.0, सिर्फ 4 सिग्नल दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं आप, उन्होंने बेंजीन रिंग के जो भी प्रोटॉन है ना सबको निगलेक्ट कर दिया, तभी 4 सिग्नल मिलेंगे। ऐसा लॉजिक लगाना है, यदि बेंजीन रिंग का प्रोटॉन होता ना तो उसकी डेल्टा ppm 6.5 से 8.5 के बीच में आती, लेकिन हमारे आंसर में तो ऐसी है ही नहीं। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में बेंजीन रिंग के सभी प्रोटॉन को निगलेक्ट कर दिया है, उसके कंसिडर ही नहीं किया, उसे कंसिडर ही नहीं किया। उसके सिवा 4 सिग्नल दिए हैं। तो कौन से 4 सिग्नल है, इधर देखो ना, इधर देखो, इसके सिवा 4 सिग्नल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हमें सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। क्या आपको इसमें 4 सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, तो क्या भैया हाँ, यहाँ रहा HA, चलो मैंने इसे HA कह दिया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ना, मैंने इसे HB कह दिया। यहाँ पे HC, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो C, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो D। टोटल 4 सिग्नल मिल गए मुझे। अच्छे से समझना, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन। यहाँ पे 3 प्रोटॉन है। अब मैं सिर्फ प्रोटॉन लिख देता हूँ, आप जानते हैं ना ये मेजर है, यहाँ पे लिख देता हूँ ये मेजर और ये माइनर है, ये माइनर है भैया। यहाँ पे मिथाइल के 3 प्रोटॉन, यहाँ पे 1 प्रोटॉन तो 1H लिख दिया मैंने। यहाँ पे C पे 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है। इसकी यदि इंटेंसिटी लिखनी हो, इसकी इंटेंसिटी मुझे लिखनी हो तो कैसी आएगी भैया, इसकी इंटेंसिटी जो ज़्यादा है वो मैंने, चलो इसकी इंटेंसिटी 1H, या तो ऐसे ही लिखो ना 1Gm 3Gm 2Gm 2 आएगी ना। इसकी इंटेंसिटी कुछ ऐसी, चारों के चारों को मैंने इंटेंसिटी लिखी, ऐसी आई, लेकिन ऐसी इंटेंसिटी तो आपको दी हुई है नहीं, ऐसी इंटेंसिटी तो नहीं दी हुई है। तो क्या करना है, इंटेंसिटी का रेशियो देखो ना, इंटेंसिटी का रेशियो देखो। डेल्टा ppm अभी नहीं देखनी, वो बाद में देखेंगे। इंटेंसिटी का रेशियो आपको देखना है। इंटेंसिटी का रेशियो मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, यस इधर रहा 2Gm 1Gm 1Gm 6। अब 6 आया, क्या आया भैया 6, तो 6 आप सेट करोगे, सेट करनी है, ये डायरेक्ट नहीं देते ये लोग, सेट करवाते हैं आपसे। मुझे सेट करनी है 6 सेट करनी है, और उसकी डेल्टा ppm 2.0 होनी चाहिए। जिसकी इंटेंसिटी आप 6 सेट करो उसकी डेल्टा ppm 2.0 होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे सेट करते हैं। ये रहा आपका कंपाउंड, ये रहा आपका कंपाउंड। अब इसमें देखो ना, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे जो प्रोटॉन है ना उसकी डेल्टा ppm 2.0 हो सकती है। ये तो बेंजाइलिक प्रोटॉन हो गया। ये प्रोटॉन कौन सा है, बेंजाइलिक प्रोटॉन है। यहाँ पे ये भी प्रोटॉन भी बेंजाइलिक है। और ये डी वाले की इंटेंसिटी कितनी आएगी भैया, 2.4 समथिंग आएगी। कितनी आएगी, 2.4 समथिंग, क्योंकि ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। तो एक बात तो तय हो गई कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, CH3 के 3 हाइड्रोजन है।
यदि ये कंपाउंड पूरा कंपाउंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये को 2 के मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए आइसोमर है ना, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जितने प्रोटॉन है वो 2 गुना हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है ना, तो 3 क्या हो गए 6 प्रोटॉन। यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, उसका हो जाएगा 2 प्रोटॉन 2H। अरे हाँ कि ना, ये कंपाउंड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 लॉजिक है, ये क्या है लॉजिक है, क्योंकि वहाँ हमने 6 देखा, इंटेंसिटी में 6 देखा, तो 6 कैसे कर सकते हैं, या तो 3 प्रोटॉन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 6 कर सकते हैं। दूसरी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6 कर सकते हैं। हम दोनों प्रोबेबिलिटी देख के चेक करेंगे। देखो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, उसको मैंने पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 6 प्रोटॉन हो गई है, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो गई है ना। अब यहाँ पे कितने हैं भैया, सी पे 2 प्रोटॉन है और डी पे भी 2 प्रोटॉन है। अरे अब तो लॉजिक लगाने वाली बात हो गई। हमारी इंटेंसिटी का आंसर कुछ ऐसा है, 2gm 1gm 1gm 6 है ना, तो यहाँ से मुझे 2 भी मिल गई है, 6 भी मिल गई है, लेकिन यहाँ पे 2 है ना, तो मैं ये कंपाउंड को 1/2 से डिवाइड कर दूँ। किससे भाई, 1/2 से डिवाइड, ध्यान से समझना, ये वाले कंपाउंड को 1/2 से डिवाइड कर दूँ। तो यदि मैं इसको 1/2 से डिवाइड करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 से, किससे भाई 1/2 से, तो यहाँ 1H हो जाएगा, ये भी 1H हो जाएगा, C यानी 1H, D भी 1H। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ये पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2H 6H हो गया, 2H 6H हो गया ना। तो अरे देखो ऐसी इंटेंसिटी तो मिल गई हमें 2 1 1 6। देखो वो तो उन्होंने ये जो डेल्टा पीपीएम का उन्होंने सेट की है ना, वो तो डेल्टा इंटेंसिटी सेट की हो, वो डेल्टा पीपीएम के हिसाब से सेट की। डेल्टा पीपीएम की वैल्यू जैसे डिक्रीज होती है वैसे उन्होंने हमें इंटेंसिटी का ऑर्डर लिख दिया, लेकिन ऐसी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए आपके इंटेंसिटी में, 6 होना चाहिए, 1 और 1 होना चाहिए। ऐसा तो हो गया, ऐसा तो हो गया ना दोस्तों। कैसे हुआ ये पहले से देखते हैं, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 प्रोटॉन थे, इंटेंसिटी में 6 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ ये प्रोटॉन को नहीं, पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पूरे कंपाउंड में यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन, यहाँ पे भी 1 प्रोटॉन है, तो उसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 1 प्रोटॉन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2H हो जाएगा, 3 प्रोटॉन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6H हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है, तो पहले तो 2H आएगा। फिर मैंने क्या किया, मुझे चाहिए ये दोनों का 1 1 चाहिए, क्योंकि हमारी इंटेंसिटी का ऑर्डर है ना उसमें 1gm 1 था, 1gm 1 था ना, तो यहाँ पे मैंने 1gm 1 करवा दिया। ये 1gm 1 करवाना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऑल ओवर क्या किया भैया मैंने, ऑल ओवर किया क्या, तो क्या भाई A आइसोमर है और B आइसोमर है ना, B आइसोमर है, A को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, B को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 को इधर ले जाओ तो 4gm 1 आ गया। क्या आ गया 4gm 1। क्या ऐसा आंसर है, मोलर रेशियो ही पूछा है, मोलर रेशियो ही पूछा है उन्होंने, और मोलर रेशियो का आंसर हमने हमारे अगले लेक्चर है, उन्होंने कितने सारे एग्जांपल मोलर रेशियो के सोल्व किए हैं, तब तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसे सोल्व करना है। आपको इंटेंसिटी सेट करनी आनी चाहिए, ये इंटेंसिटी ही सेट करनी आनी चाहिए। कैसे किया भैया, तो कि भाई यहाँ 3 प्रोटॉन थे तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया ए कंपाउंड को, यहाँ पे 1gm 1 इंटेंसिटी चाहिए तो मुझे हाफ से डिवाइड करना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा आ जाएगा। फिर ए कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई किया, बी को 1/2 से, यहाँ 1/2 है, 2 को इधर ले जाओ तो 4gm 1 आ जाएगा। क्या ऐसा आंसर है, ऐसा आंसर है क्या, अरे है, क्या रहा, यहाँ रहा बी हमारा सही आंसर, बी आ गया हमारा आंसर। तो ये मोलर इंटेंसिटी का रेशियो हमने बहुत सारे एग्जांपल सोल्व किए हैं अगले लेक्चर में, जो जिन्होंने नहीं देखे वो NMR के लेक्चर देख लेना, उसमें है बहुत सारे एग्जांपल सोल्व किए हैं। तो ये था भाई जून 2019 का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का। बढ़ते हैं हम आगे, और दूसरी बात इसमें डेल्टा पीपीएम भी सेट कर लेते हैं ना, डेल्टा पीपीएम भी हम सेट कर लेते हैं। चलो डेल्टा पीपीएम देखते हैं। देखो भैया
जिसकी इंटेंसिटी 2 है ना, उसकी डेल्टा पीपीएम 5.7 है। इसको अब मैं जाने दूं, अब मैं इसको जाने देता हूं। कुछ ऐसा आंसर आया था हमारा। अरे हाँ ना बता दे भैया। यहाँ पे बी आर दूसरा कंपाउंड है, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे 2H, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया था ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब जिसका आंसर 2H था, वो 2 की इंटेंसिटी 5.7 थी, 5.17। क्या इतनी आती है? हाँ भैया आती है। क्यों? क्योंकि एक तो बेंजाइलिक प्रोटॉन है, उसकी डेल्टा पीपीएम 2.5 होती है। कितनी भाई? बेंजाइलिक प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम 2.5 होती है, प्लस Br की विड्रॉइंग इफेक्ट भी लगती है, Br की विड्रॉइंग इफेक्ट भी लगती है, और विड्रॉइंग इफेक्ट लगने के कारण डेल्टा पीपीएम इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी डेल्टा पीपीएम 5.17 हो जाएगी। फिर 1GeM1 वाले का इंटेंसिटी दी है, तो 1GeM1 वाले तो ये है C और D, 1GeM1 वाले तो C और D है, तो उसमें 5.31, तो किसकी आएगी भाई? 5.3553, और इसकी डेल्टा पीपीएम 3.53 और इसकी 3.15 आएगी, क्योंकि यहाँ बेंजाइलिक प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन कौन से है? बेंजाइलिक प्रोटॉन है, और यहाँ Br की विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इसकी डेल्टा पीपीएम इतनी आएगी। और ये तो sp3 वाले प्रोटॉन, लेकिन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इसकी डेल्टा पीपीएम 2.0 हो जाएगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आता है B 4GeM1। तो ये बात थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, दिसंबर 19 का है भैया, अभी पुरानी एग्जाम्पल, हमारी एग्जाम जो अभी गई है ना, उसका एग्जाम्पल है। पिरिडीन के C2, C3 और C4 की डेल्टा पीपीएम आपको बतानी है, वो भी उन्होंने कह दी है, आपको सिर्फ सेट करनी है। चलो वीडियो पॉज करके ABC आपका आंसर जो भी है ना, वीडियो पॉज करके पहले तो कमेंट बॉक्स में डालिए अभी। चलो फिर हम सोल्व करते हैं। चलो अब मैं सोल्व करवाता हूँ क्वेश्चन। पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ध्यान देना इधर। अरे इधर ध्यान देना भैया। ये पिरिडीन है ना, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? उसका आंसर है हाँ, रेजोनेंस हो सकता है। कैसे होगा? तो कि भैया ऐसे रेजोनेंस ऐसे होगा। कैसे होगा? तो कि ऐसे। अरे कैसे? तो कि ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करके नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो कैसा बनेगा? तो कि कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा हमारा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 मैंने ये स्ट्रक्चर नंबर 1 कह दिया। फिर से इसमें क्या रेजोनेंस होता है? तो कि हाँ भैया रेजोनेंस होता है, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करके इधर चला आता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया। एक तो C2 स्ट्रक्चर में जो C2 दिया हुआ है वहाँ, और C4 दिया हुआ है वहाँ। तो हमने CMR में पढ़ा था, CMR में और NMR में भी मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, कहाँ जहाँ जहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट होता है वहाँ डेल्टा पीपीएम इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहाँ के प्रोटॉन और वहाँ के कार्बन डिसिल्डेड हो जाते हैं। उसके आसपास बहुत सारी जगह होती है। जगह होने के कारण हम जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड यदि ज़्यादा लगे तो वो प्रोटॉन की डायरेक्शन और प्रोटॉन की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डेल्टा हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो वो प्रोटॉन डिसिल्डेड हो जाता है, डाउन फील्ड में चला जाता है, और डाउन फील्ड में जाने से उसकी डेल्टा पीपीएम इंक्रीज होती है। तो यहां से मुझे इतना पता चला, क्या पता चला? यहां से मुझे सिर्फ इतना पता चला दोस्तों कि देखो ना, इधर देखो, यहां पे भी केटायन जनरेट होगा और यहाँ 4 नंबर पे भी केटायन जनरेट होगा। तो यदि 2 नंबर और 4 नंबर पे केटायन जनरेट हो रहा है तो 2 नंबर और 4 नंबर की डेल्टा पीपीएम 3 नंबर से ज़्यादा होगी, 3 नंबर से ज़्यादा होगी।
तो 2 और 4 की डेल्टा पीपीएम ज्यादा होगी, तो एक प्रोबेबल आंसर ये भी है। 2 चलो 3 की ज्यादा है, इसका मतलब बी तो चला गया, बी तो चला गया, और ये 3 1 2 और 3 ये 3 आंसर हमारे बचे हैं। अब देखते हैं उसमें, अब उसमें देखते हैं डेल्टा पीपीएम 2 की ज्यादा होगी या 4 की ज्यादा होगी, उसका पता कहाँ से लगाएंगे, उसका पता हम लगाएंगे। देखो भैया यहाँ पे चलो नेगेटिव चार्ज तो आ गया ना, यहाँ पे मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, समझने के लिए लिख रहा हूँ, चलो ना ऐसे इधर ही लिख देता हूँ, ध्यान देना इधर। ऐसा है ना, एक केटायन इधर जनरेट होगा और दूसरा स्ट्रक्चर में इधर ड्रॉ करता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, एक केटायन इधर जनरेट होगा। अब दोनों में सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल केटायन या तो सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट लग रही है, वो कौन किस पे लग रही है, वो साफ साफ पता चला भैया। यहाँ नाइट्रोजन की विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगी कि नहीं लगेगी, -I इफेक्ट, नाइट्रोजन की -I इफेक्ट लगेगी कि नहीं लगेगी, तो कि भैया लगेगी। नाइट्रोजन की विड्रॉइंग इफेक्ट लगती है यहाँ पे, विड्रॉइंग इफेक्ट यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे नहीं लगेगी, यानी कि ये वाले C2 वाला जो कार्बन है ना वो मोर डिसिल्डेड हो जाएगा, C2 वाला कार्बन ज़्यादा डिसिल्डेड हो जाएगा। यदि C2 वाला कार्बन ज़्यादा डिसिल्डेड होता है तो उसकी डेल्टा पीपीएम ज़्यादा होती है। तो C2 और C4 की कंपैरिजन चल रही है, C2 और C4 की कंपैरिजन चल रही है, तो उसमें C2 की ज़्यादा होगी, तो ये पहला ऑप्शन गया, क्योंकि यहाँ C4 की ज़्यादा है, पहला ऑप्शन तो गया, C4 की ज़्यादा है। तो अब C और D बचा, उसमें पहले एक बात तो याद रखो, कौन सी वाली, कि C2 की यदि ज़्यादा आएगी ना उसके बाद C4 की ही आएगी, C3 तो लास्ट में होगा, क्योंकि C3 पे तो कोई भी इफेक्ट लगेगी नहीं, -R इफेक्ट रेजोनेंस C3 पे नहीं होगा, वहाँ पे केटायन जनरेट नहीं होगा। जहाँ जहाँ केटायन जनरेट होता है उसकी डेल्टा पीपीएम ज़्यादा होती है। तो C2 की ज़्यादा, फिर C4 की, तो चलो यहाँ पे C2 है, यहाँ पे भी C2 की ज़्यादा है, लेकिन ये दोनों में C4 की 136 और यहाँ C3 की 124 है, तो हमारा आंसर C आएगा। अब तो पता चल गया ना भैया, क्योंकि C2 फिर आएगा C4 फिर आएगा C3, क्योंकि यहाँ पे केटायन, यहाँ पे केटायन, यहाँ पे न्यूट्रल है। ये क्या है भैया, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल स्पीशीज की डेल्टा पीपीएम सबसे लास्ट में आती है, पहले केटायन वाले की, केटायन में भी जिस पे ज़्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट लग रही है वो केटायन, बाद में -I या तो विड्रॉइंग इफेक्ट कम लग रही हो वो केटायन, फिर आता है न्यूट्रल। तो ये सिंपल बात थी, ये क्वेश्चन रहा हमारा नेट दिसंबर 19 का, उसका आंसर ये रहा सी आंसर इज करेक्ट आंसर। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।